लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्होंने जैन के बॉस लीजिया जो कि जैन का किंग और बिगिनिंग का मोनार्क था उसे मार दिया है। फिर आगे हमें नेशनल लेवल हंटर को दिखाया गया था जिसे मिस सेलर ने कहा था कि वो जल्दी फ्यूचर में मारा जा सकता है। ये बात सुन के क्रिस काफी ज्यादा रेज में आ जाता है और वो मिस सेलर से कहता है, मिस सेलर आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हम मजाक नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि कोई मुझे मारने की कैपेबल है, आप सच में अभी सीरियस है? मिस सेलर क्रिस से कहती है, मुझे हाल ही में आपके बारे में एक सपना आया था जहां आप ऐसे लोगों से घेरे हुए थे। लेकिन मिस सेलर आगे कुछ बोले तभी क्रिस कहता है, मिस सेलर क्या आप सच में अपने सपने के बारे में बताने के लिए यहाँ तक आई है? मुझे आपके प्रोफेशन के बारे में पूरी तरीके से पता है। कुछ लोग सोचते हैं कि आपके अवेकन के बाद आपके पास एक यूनिक एबिलिटी है क्योंकि आप पहले एक साइकिक थी। मैं एक नेशनल लेवल का हंटर हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता। आगे मिस सेलर फिर से अपने सपने के बारे में बताने की कोशिश तो करती है पर क्रिस कहता है, नहीं फिर से उस सपने के बारे में बात मत कीजिए। चलो ठीक है, एक बार के लिए मैं आपके ऊपर यकीन भी कर लेता हूँ। तो मैं हेल्प के लिए किसे पूछूंगा? क्या आप ये कहना चाहती है कि कोई ऐसा भी है जो मुझे नेशनल लेवल हंटर को प्रोटेक्ट कर सकता है? मैं जानता हूँ ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन आगे मिस सेलर कहती है, हमें लगता है ऐसा कोई है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। संग जिनू, उसकी क्षमता का हंटर आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। संग जिनू का नाम सुन के क्रिस थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। आगे हम जिनू को देखते हैं जो कि गेट के बाहर आ चुका था। वो अपने मन में कहता है, किंग मारा जा चुका है, मैंने सही फैसला किया। भले ही वो स्पेशल चेन से बंधा हुआ था लेकिन मुझे उसके पावर के बारे में पता था। अगर मैं उसे फ्री कर देता और बाहर की दुनिया में कदम रखने देता तो मैं सोच भी नहीं सकता कि क्या होता। अच्छा हुआ कि उसे फ्री करने से पहले मैंने उसके गर्दन के एसेंस स्टोन को देख लिया था। मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। आगे नरेटर बताता है कि जैन को हरा दिया गया है। इसकी न्यूज पूरी दुनिया में फैल गई है। सोशल मीडिया में नेशनल हंटर के लिए बातें शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार जेजू आइलैंड की रेड की तरह सिर्फ कोरियन ही इसके बारे में बात नहीं करने लगे थे। एक जायंट जो चाइना के समुद्र के पास आ गया था उसे लियू जिगांग ने खत्म कर दिया। जापान के हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन मात्सुमोटो ने खुद को अरेस्ट करवा लिया। उसने जो भी कांड किए थे उसकी जवाबदारी उसने ली है या नहीं इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। यूएसए के मेरीलैंड में जो एस रैंक का गेट ओपन हुआ था उसे यूएसए के गवर्नमेंट ने जिन हंटर को क्लियर करने का काम दिया था उन हंटर ने सक्सेसफुली रेड को कंप्लीट कर लिया। रेड सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद यूएसए के गवर्नमेंट ने एक काफी बड़ी पार्टी दी थी जिसमें उस रेड में शामिल सारे हंटर यहाँ पे आ चुके थे। आगे हम हंटर सी और हंटर ए को देखते हैं। इन लोगों ने बेट लगाई थी कि जिनो जापान के एस रैंक गेट को क्लियर नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ पे आंद्रे आ जाता है और वो इनसे कहता है, तो तुम लोग यहाँ पे हो, तुम लोगों को बेट के बारे में अभी भी याद है ना? तुमने याज को गिरवी रखा था, तुमने घर को, और तुम टकले तुमने क्या गिरवी रखा था? ये सुन के हंटर सी कहता है, नहीं मैंने कुछ भी बेट नहीं लगाया था। तभी आंद्रे हंटर सी के एकदम से काफी ज्यादा पास आ जाता है जिससे हंटर सी की हालत खराब हो जाती है। वो काफी ज्यादा डर जाता है। आंद्रे उससे कहता है, तुम्हारी टाई ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। हंटर सी फिर से कहता है, मैंने सच में कुछ भी बेट नहीं लगाया। आंद्रे हंटर सी की टाई को लेता है और खुद ही पहन लेता है और अपने सेक्रेटरी से कहता है, मुझ पे ये टाई कैसी लग रही है? सेक्रेटरी कहती है, ये काफी महंगी तो दिख रही है पर हवाईन शर्ट पे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तभी आंद्रे उस टाई को निकाल के फेंक देता है और वो कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगा था। आगे सेक्रेटरी कहती है, ये सब छोड़िए, हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई है। इस साल के इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में जो गिल्ड आने वाले हैं उनकी लिस्ट आ गई है और उसमें साउथ कोरिया से इस बार आर्जिन गिल्ड शामिल है। आंद्रे पूछता है, आर्जिन गिल्ड ये कौन है? सेक्रेटरी बताती है, हाँ वो गिल्ड संग जिनो का है, उसने हाल ही में इस गिल्ड को बनाया है। ये सुन के आंद्रे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, क्या बात है, इसका मतलब वो यूएसए में आने वाला है। आगे हम जिनो को देखते हैं। उसने जितने भी जायंट बीस्ट थे उन सभी के शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर लिया था। वहाँ का एक सोल्जर कहता है, ये तो अविश्वसनीय था। आगे जिनो कहता है, ये बहुत बुरा हुआ कि इनमें से एक समुद्र को क्रॉस कर लिया, लेकिन फिर भी इस बैटल से मैं अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर पाया। जिनो के शैडो एक्सट्रैक्शन को देख के वहाँ के दूसरे सोल्जर भी काफी ज्यादा हैरान से हो जाते हैं और वो कहते हैं, आखिर उन्होंने ये किया कैसे? क्या ये संग जिनो की एबिलिटी है? इनको ऐसा हैरान सा देख के यूजुनो स्माइल कर रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, जो कोई भी इनके पावर्स को पहली बार देखता है वो ऐसे ही हैरान हो जाता है। तब हानिकावा यूजुनो के पास उसे फोन देने के लिए आती है। यूजुनो के लिए एक कॉल आया था। यूजुनो हानिकावा से कहता है, ओह अगर आप संग जिनो को देख रहे हैं तो वो वहाँ पे है। लेकिन हानिकावा उससे कहती है, नहीं ये कॉल आपके लिए है मिस्टर यू। यूजुनो फोन पे बात
बात करता है और वो अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यूजुनो जिनो से कहता है, सर मुझे माफ कीजिए लेकिन मुझे अभी कोरिया जाना होगा। जिनो उससे पूछता है, क्या हुआ, कुछ सीरियस बात है? यूजुनो कहता है, मुझे भी डिटेल्स के बारे में पता नहीं है, मुझे कहा गया कि जल्दी से फ्लाइट पकड़ के कोरिया में आ जाए क्योंकि फैमिली में कुछ तो इमरजेंसी आ गई है। हानिकावा यूजुनो से कहती है, चलिए मैं आपको एयरपोर्ट तक ले जाती हूँ। यूजुनो जिनो से कहता है, ठीक है सर अभी मैं चलता हूँ। जिनो कहता है, ठीक है। हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद यूजुनो अपने मन में कहता है, मैंने माँ की आवाज इतनी कपकपाते हुए कभी नहीं सुनी, मुझे डर लग रहा है, आखिर क्या हुआ होगा। नहीं, मुझे इसके बारे में इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, शायद इतना सीरियस कुछ ना हुआ हो। आगे हम देखते कि यूजुनो कोरिया में आ जाता है। वहाँ जिन्हो के पापा का सेक्रेटरी जिन्हो को लेने के लिए आया होता है। वो उससे कहता है, जिन्हो चलो हमारी कार वहाँ पे पार्क है, प्लीज मेरे साथ आइए, आपको ऐसे समय पे स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, मैं रास्ते में आपको सब कुछ बता दूंगा। जिन्हो कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? आगे हम हॉस्पिटल को देखते हैं। सेक्रेटरी जिन्हो को सब कुछ बताने लगता है। फिर हम जिन्हो के पापा को देखते हैं जो कि एडमिट हुए थे। सेक्रेटरी जिन्हो को बताता है, चेयरमैन म्यूंगॉन इटरनल स्लीप में पड़ गए हैं। ये सुन के जिन्हो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने पापा को देख के तुरंत उनके पास जाने लगता है, पर सेक्रेटरी उसे कहता है, तुम्हें उनके पास नहीं जाना चाहिए। जो भी हंटर अपनी माना को कंट्रोल नहीं कर पाता वो उनकी कंडीशन को और भी बुरा बना देते हैं। यूजुनो कहता है, मैं समझ गया, मुझे लगता है कि मैं हमेशा से एक बेकार बेटा रहूंगा। तभी सेक्रेटरी जिन्हो को एक फाइल देता है। यूजुनो उससे कहता है, ये क्या है? सेक्रेटरी बताता है, कुछ ऐसा जिसपे चेयरमैन अपनी कॉन्शियसनेस खोने से पहले काम कर रहे थे। मैंने इसे अपने पास रखा ताकि अगर वो जाग जाए और इसके बारे में पूछ ले, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा अभी इसको आपकी जरूरत है। यूजुनो फाइल को खोलता है जिसके अंदर उसके पापा ने यूजुनो के बारे में जितने भी आर्टिकल छपे थे वो संभाल के रखे हैं। उन्हें देख के यूजुनो कहने लगता है उनको भी उनके पसंद के न्यूज आर्टिकल की एक स्क्रैच बुक रखने की आदत है। सेक्रेटरी कहता है, उन्होंने तुम्हारी बड़ी बहन और भाई इनके सारे टूर्नामेंट, कंपटीशन और एग्जीबिशन को संभाल के रखा है। इसके साथ ही उन्होंने तुम्हारे हाल के अचीवमेंट को भी संभाल के रखा है। ऐसा नहीं है कि चेयरमैन तुम्हें प्यार नहीं करते, उनको बस तुमसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। यह सब देख के और सेक्रेटरी की बात ही सुन के यूजुनो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। आगे सेक्रेटरी यूजुनो से कहता है, चलो अभी हमें घर जाना चाहिए। यूजुनो कहता है, ठीक है, लेकिन तभी यूजुनो को वहाँ पे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। वो तुरंत पीछे मुड़ के देखता है पर वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं दिखता। सेक्रेटरी कहता है, क्या कुछ बात है क्या? यूजुनो कहता है, नहीं कोई बात नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वो अपने इनविजिबल पावर का यूज कर रहा होता है। उसने यूजुनो की और सेक्रेटरी की सारी बातें सुन ली थी। वो कहता है, क्या जिन्हो ऐसा रोके तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। आगे हम देखते हैं कि जिन्हो के पापा को होली वाटर ऑफ लाइफ दे देता है। तभी वहाँ पे जिन्ही आ जाती है। वो भी काफी ज्यादा दुखी थी। वो अपने पापा से मिलने जा रही थी। तभी रास्ते में उसके सामने से जिन्हो निकल रहा होता है। जिन्हो को देख के वो अपने मन में कहती है, ये इंसान इसे कहीं देखा हुआ लग रहा है। फिर हमें मिस्टर यू को दिखाते हैं जो कि जाग गए थे। जिन्हें वहाँ पे आ जाती है और वो खुशी के मारे रोने लगती है। वो अपने पापा के पास जाती है। मिस्टर यू को पता नहीं था कि वो इटरनल्स नंबर से जागे हैं। ये बात जिन्ही उन्हें बता देती है। वो कहते हैं, क्या तुम ये कह रही हो मैं इटरनल्स नंबर से जागा हूँ? वहाँ पे काफी सारे डॉक्टर्स भी आए होते हैं। वो कहते हैं, एक पेशेंट इटरनल्स नंबर से जाग गया, ये बिल्कुल भी अनसुना है। जब मीडिया को इसके बारे में पता चलेगा तो काफी बातें करेंगे। आगे हम जिन्हो को देखते हैं। वो हॉस्पिटल से बाहर आ चुका था और वो वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है, ये थोड़ा जल्दी है पर हैप्पी बर्थडे जिन्हो। आगे जिन्हो फिर से जापान जाके चीजों को लिपटने के बारे में सोचता है, लेकिन शैडो एक्सचेंज यूज करने के लिए अभी उसे 2 घंटा रुकना होगा। ये देख के जिन्हो कहता है, 1 आवर और 53 मिनट्स। अब मैं अगले 2 घंटे के लिए क्या करूँ? अब मेरे पास फ्री टाइम है तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि मैं क्या करूँ। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसे मैं कॉल करूँ। तभी जिन्हो को चैन की याद आती है, लेकिन जिन्हो अपना सिग्मा लोंडा है। वो कहता है, मुझे किसी डंजन को ढूंढना चाहिए जिसे मैंने अभी तक लिया नहीं। आगे हमें क्रिस को दिखाते हैं जो कि अपने घर में आराम से सो रहा होता है। तभी अचानक से वो जाग जाता है। वो अपना रोप पहन के अपने रूम से बाहर आ जाता है। वो कहता है, सब कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है। आगे वो एक वाइन के ग्लास को लेता है और उसे जमीन पे फेंक देता है। वाइन का ग्लास टूट जाता है। क्रिस मन में कहता है, वाइन का ग्लास टूट गया है लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, आखिर चल क्या रहा है? फिर क्रिस जोर से चिल्लाते हुए कहता है, वह कौन है?
क्रिस को डिप्टी डायरेक्टर की बात याद आती है, जहाँ वो क्रिस को एक कॉन्टेक्ट कार्ड देके कहते हैं अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़े तो इस नंबर पे कॉल लगा देना। कोरिया के हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन मिस्टर गोगो ने तुम्हें जिनू से बात करवा देंगे। क्रिस को लग रहा होता है कि डिप्टी डायरेक्टर ने ये जबरदस्ती किया है। आगे हम देखते कि वहाँ पे कोई आ जाता है, इसका नाम है टार्नाक। ये किंग ऑफ द मॉन्स्टरस ह्यूमनॉइड और आयरन बॉडी का मोनार्क है। तभी क्रिस नोटिस करता है कि उसके पीछे और भी दो लोग हैं। इनमें से एक राकान है और दूसरी क्वेरशा जो क्वीन ऑफ इंसेक्ट और प्लेजेस की मोनार्क है। क्रिस इनसे कहता है तुम लोग कौन हो? टार्नाक अपने बीस्ट की भाषा में कहता है ब्रिलियंट लाइट के फ्रेगमेंट, आपको ह्यूमन पे नरमी बरतने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये सुन के क्रिस कहता है एक बीस्ट की भाषा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? टार्नाक उससे कहता है शांत रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, ये मैं उनसे कह रहा हूँ जो तुमसे कनेक्टेड है। ये सुन के क्रिस कहता है क्या मैं तुम्हें कोई मजाक दिख रहा हूँ? आगे हम देखते कि क्रिस अपनी पावर को अनलिश करता है और उनसे कहता है कम से कम तुम में से एक आज यहाँ मेरे हाथों से मरेगा। क्रिस का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देख के राकान कहता है स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन। तभी क्वेरिशा कहती है वो भी एक ह्यूमन द्वारा। आगे हम देखते कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से क्रिस काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। वो अपने घर को तोड़ देता है और वो इन सभी से कहता है तुम बेस्ट अभी मरो। आगे हम देखते कि क्रिस उधर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन कर देता है। फिर आगे हमें जिनू को दिखाते हैं जो कि जापान में पहले से ही आ चुका था। अब यहाँ से वो कोरिया जाने वाला था। काफी सारे लोग जिनू को देखने के लिए यहाँ पे आए थे। कोई सा एक एजेंट जिनू से कहता है मिस्टर संग, ये जो सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं ये आपकी एक झलक पाने के लिए आए हैं। हमारे पास एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है कि यहाँ पे कितने लोग हैं, लेकिन हमें लगता है कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ पे आज स्ट्रीट पे आए हैं। जिनू मन में कहता है मुझे लगता है आज मेरा जापान में आखिरी दिन है। तभी वहाँ पे बेरू आ जाता है और वो जिनू से कहता है मेरे किंग, ये सभी लोग आपको सम्मान देने के लिए आया है, शायद आपको हाथ ऊपर करके उनका आभार करना चाहिए। जिनू बेरू से कहता है बेरू तुमने सब कुछ गलत ही समझ लिया है। आगे जिनू प्लेन में बैठ जाता है। तभी हम देखते कि जिनू के साइड में एडम व्हाइट होता है। अगर आप लोग इसके बारे में भूल गए हो तो ये वही बंदा है जो जेजू आइलैंड के रेड के बाद जिनू को मिस सेलर से मिलवाने के लिए ले गया था। जिनू एडम से कहता है क्या आप ये नहीं कहना चाहते कि ये एक कोइंसिडेंस है? एडम कहता है ये बहुत बड़ी बात होगी कि अगर आप ऐसा सोचेंगे, लेकिन मुझे पता है कि आप मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे। जिनू एडम से कहता है हम फिर से मिले मिस्टर एडम व्हाइट। ये सुन के एडम कहता है ये बहुत बड़ी बात है कि आपको मैं अभी भी याद हूँ। एवन हम बस एक ही बार मिले हैं, आपसे दोबारा मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है मिस्टर संग। आगे जिनू मन में कहता है वैसे एक्चुअली बेरू ने मुझे इनके बारे में बताया। हमें उधर का एक थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं जब बेरू जिनू से कहता है मेरे किंग वो एडम व्हाइट है, आपको इस बार उनका नाम गलत नहीं लेना चाहिए, आपको किंग के रूप में अपनी शान बनाए रखनी चाहिए। आगे जिनू एडम से कहता है मुझे लगता है कुछ बात बन नहीं पा रही। एडम कहता है मैं जानता हूँ कि मैं बिना बताए आपसे यहाँ मिलने आ गया, लेकिन मुझे आपके साथ एक बहुत ही जरूरी मामले पे बात करनी है। जिनू कहता है क्या यूएसए को भी उनके यस रैंक गेट के लिए परेशानी हो रही है? एडम कहता है नहीं, उस यस रैंक गेट का मैटर खत्म हो चुका है। आगे एडम अपने लैपटॉप को ओपन करता है और जिनू से कहता है प्लीज यहाँ देखिए। जिनू वीडियो देखने लगता है जहाँ क्रिस के घर में आग लगी थी। फायर फाइटर्स आग बुझाने लगते हैं। वो कहते हैं हमने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन ये आग बढ़ती ही जा रही है, ये कोई मामूली आग नहीं है। जिनू कहता है तो ये वीडियो का क्या सीन है? एडम कहता है अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इस आग की शुरुआत क्रिस्टोफर रीड ने की थी, जो कि नेशनल लेवल हंटर में से एक है। ये आग बुझाने के लिए 1800 फायर फाइटर्स साथ ही 14 मेज टाइप हंटर को वहाँ पे रखा गया है। वीडियो को देखते हुए जिनू कहता है ये आग की लपटें बहुत ही ज्यादा इंटेंस लग रही है, वहाँ जरूर किसी तरीके से फाइट हो चुकी होंगी। इसका मतलब एडम अपना सर हिला के कहता है हाँ। आगे वो बताता है कि हमें यकीन नहीं हुआ जब हमने उसे पाया तो वो पहले ही मारा जा चुका था। और एक बात, ये जो फोटो में इंसान है फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर को सबसे पहले इस पे शक है। फोटो को देख के और एडम की बात सुन के जिनू एकदम से रेज में आ जाता है। वो कमांडर अथॉरिटी का यूज करके एडम को हाँ में उठा लेता है और उसके गले पे थोड़ा सा फोर्स भी लगा देता है। जिनू अपने पापा की फोटो को मरोड़ देता है और एडम से कहता है अगर ये किसी तरीके का मजाक है तो तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। हम देखते कि जिनू पे अटैक करने के लिए वहाँ पे 2 एजेंट्स आ रहे होते हैं, पर एडम उन्हें रोक देता है और पीछे रहने के लिए कहता है। एडम जिनू को बताता है ये इंसान जो फोटो में है उसे डंजन में पाया गया था, तो ये वो व्यक्ति
नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। जुनो कहता है क्या एक डंजन में? एडम बताता है उसके अंदर से मैजिक बीस्ट की तरह माना की वेव निकल रहे थे और हाँ हमारे एक यस रैंक हंटर पे भी अटैक किया था। आपको फेडरल ब्यूरो हेडक्वार्टर में कुछ महीने पहले हुए एक्सप्लोजन के बारे में तो याद ही होगा। मैं उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही थी। ये सुन के जुनो एडम से कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये सब मेरे फादर का काम था? जुनो एडम को नीचे कर देता है। एडम बताता है वो हमारे हंटर को बेहोश करके गायब हो गया था और उसी दिन से हम सीक्रेटली उसे ढूंढ रहे हैं। हमें उसके बारे में एक भी ट्रेस नहीं मिला। ये ऐसा था कि वो हवा में गायब हो गया हो। मिस्टर संग, मैं जानता हूँ कि आप कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन यही कारण है कि हमें उस पे सबसे पहले शक आ रहा है। उसने हम सभी को चकमा दिया है। यह सब सुनने के बाद जुनो एडम से पूछता है तो तुमने मुझे ये फोटो क्यों दिखाया? एडम कहता है क्योंकि आने वाले इंटरनेशनल गिल्ड की कॉन्फ्रेंस में जहाँ पूरी दुनिया के मेजर गिल्ड के मास्टर एक साथ आने वाले हैं, वहाँ फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर ने इस व्यक्ति पे रेड नोटिस इशू करने का प्लान बनाया है। मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम सीक्रेटली इस इन्वेस्टिगेशन को बंद करने वाले हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।